तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। 5 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो यहाँ पर हम देखेंगे। कहता है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में इस सिद्धांत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो हम इसके आंसर को देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य की शक्तियों का प्रयोग संतुलित एवं नियंत्रित रूप से हो। यदि समस्त शक्तियां किसी एक ही अंग में निहित हो जाएं तो निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है। इसी खतरे को रोकने के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विकसित हुआ। यह सिद्धांत शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन एवं संतुलन पर आधारित है। भारतीय संविधान ने इस सिद्धांत को पूर्णतः नहीं बल्कि संशोधित रूप में अपनाया है। इसे पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है, लेकिन संतुलित रूप से अपनाया जरूर है, क्योंकि ये जो सारी शक्तियां हैं वो अगर किसी एक में निहित कर दी जाएंगी तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट जो है शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत का तात्पर्य है कि विधायिका लेजिस्लेचर कानून बनाए, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कानूनी का क्रियान्वयन करे, न्यायपालिका जो जुडिशरी है कानूनों की व्याख्या करे, और ये तीनों अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करें बिना एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए। और सेकंड पॉइंट है जो वो सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास, इसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। किसने किया? अरस्तु ने इसका प्रतिपादन किया सर्वप्रथम, किंतु इसे व्यवस्थित रूप से मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में प्रस्तुत किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम नोट कर लीजिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित हों वहाँ स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। इस तरह बताया गया कि जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या संस्था में निहित हो जाती हैं तो वहाँ स्वतंत्रता का तो अंत ही हो जाता है। तीसरा पॉइंट है शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो इस सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखेंगे, निरंकुशता की रोकथाम, स्वतंत्रता की रक्षा, शासन में संतुलन बनाए रखना, एक अंग द्वारा दूसरे अंग की मनमानी पर नियंत्रण। चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की स्थिति। अब इसको भारतीय संविधान में इसकी क्या स्थिति है देखेंगे। तो भारतीय संविधान में पूर्ण शक्तियों का पृथक्करण नहीं बल्कि कार्यात्मक पृथक्करण, फंक्शनल सेपरेशन अपनाया गया है। संवैधानिक प्रावधान जो दिए गए हैं, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद जो 79 है उसमें विधायिका और संसद का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 124 न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निहित हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंध। तो भारतीय प्रणाली में मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण पृथक्करण नहीं है। इन फैक्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो यह है स्पष्ट करता है कि पूर्ण पृथक्करण नहीं है, लेकिन पृथक्करण है। छठवां पॉइंट है न्यायपालिका की भूमिका एवं स्वतंत्रता।
न्यायपालिका भारतीय संविधान की संरक्षक है। न्यायिक पुनरावलोकन कानूनों की संवैधानिकता की जांच, मूल अधिकार की रक्षा आदि इसमें शामिल हैं। अब इसको हम केस के माध्यम से समझेंगे। तो इस केस में राम जवाया कापुर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1955, इसमें न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं है, पूर्ण पृथक्करण नहीं है। अब 7 जो पॉइंट है वो न्यायिक दृष्टिकोण दिखाता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, ये केस हर जगह आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। न्यायालय ने इसमें कहा कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973, इसमें भी बताया गया कि शक्तियों का संतुलन एवं नियंत्रण संविधान की आत्मा है। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत, ये चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। न्यायपालिका संसद के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उनकी जांच करके, और उनको असंवैधानिक, अगर वो उपयुक्त नहीं हैं तो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संसद न्यायालय के निर्णयों को संशोधन द्वारा अप्रभावी कर सकती है। कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका निभाती है। आलोचनात्मक परीक्षण, अब इसकी आलोचना देखेंगे। तो भारतीय मॉडल लचीला है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, पूर्ण पृथक्करण का अभाव कभी कभी टकराव उत्पन्न करता है, फिर भी भारतीय परिस्थितियों के लिए यह मॉडल अधिक व्यवहारिक है। कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन में अतः यह कहा जा सकता है कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से नहीं बल्कि संतुलित एवं व्यवहारिक रूप से अपनाया गया है। यह सिद्धांत शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित कर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विधि के शासन का सुदृढ़ करता है। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को सुदृढ़ करता है। इस तरह हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 7वें क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। तो 7वां क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। बड़ी ही ध्यान से हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को एक विशेष भूमिका सौंपी गई है। इसी भूमिका का प्रमुख उपकरण है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यह सिद्धांत न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता, वैधता की जांच कर सके। न्यायिक पुनरावलोकन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रभावी माध्यम है। अब इसका जो आंसर डिटेल में देखेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय की वह शक्ति जिसके अंतर्गत वह यह भी परीक्षण कर सके कि कोई कानून, अध्यादेश या कार्यपालिका की कार्रवाई संविधान के अनुरूप है या नहीं। उसको यह जांचने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य या अमान्य, वाइड घोषित कर सकता है। अगर संविधान के विपरीत संसद द्वारा कोई विधि बनाई गई है तो न्यायालय द्वारा उस पर, मतलब कि जो उसका रिव्यू का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, उसके माध्यम से उसकी वैधता की जांच करेगा, और अगर संविधान से असंवैधानिक है, असंगत है, तो उसे वाइड घोषित कर दिया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार, सेकंड पॉइंट देखेंगे। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। वह प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 13 में असंवैधानिक कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट की शक्ति। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अपील। इस प्रावधान से न्यायपालिका की व्याख्या, जो न्यायपालिका की व्यापक शक्ति सिद्ध होती है। तीसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र।
स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। नंबर 1, विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण। संसद एवं विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच, जो जांच है वह मतलब कि जांच किया जा सकता है। ये वाद के माध्यम से बताया गया है। AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के वाद में यह बताया गया कि संसद एवं विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच न्यायपालिका कर सकती है। सेकंड है कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण। प्रशासनिक आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा। ये वाद मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया। संवैधानिक संशोधन की समीक्षा। संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। कहाँ बताया गया? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में ये बताया गया कि जो संशोधन की शक्ति है संसद की वह सीमित है। वह किसी भी विषय पर संशोधन सामान्य बहुमत से नहीं कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रतिपादित, जो बेसिक स्ट्रक्चर था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में प्रतिपादित किया गया। और जो चौथा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन एवं मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन एवं मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। यदि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के वाद में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों से संतुलन आवश्यक है, यह बताया गया। न्यायिक पुनरावलोकन एवं संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती वाद के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है किंतु उसकी मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन स्वयं मूल संरचना का हिस्सा है जिसे संशोधन कर नष्ट नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व, इम्पोर्टेंस। तो न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा, विधिक के शासन रूल ऑफ लॉ की स्थापना, कार्यपालिका एवं विधायिका पर नियंत्रण, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा। और जो 7 पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन की समीक्षाएं, सीमाएं, लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन बताया गया है। यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। न्यायालय नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करता है। न्यायिक सक्रियता की अति से टकराव की स्थिति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा की संभावना, यह है जो लिमिटेशन है इसकी। और केस समझेंगे SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बताया गया। आलोचनात्मक परीक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र की रक्षक है। यह मनमानी शासन को रोकता है। कभी कभी जुडिशियल ओवरेज का आरोप लगता है, फिर भी भारतीय परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकार नहीं किया। निष्कर्ष में समझेंगे। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान का एक अनिवार्य तत्व है। यह संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना न्यायिक पुनरावलोकन के संविधान केवल एक राजनीतिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, वर्गीकरण एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट। भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं बल्कि एक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण राज्य की रचना करना भी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का समावेश किया है। ये तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह कानून बनाते समय और शासन चलाते समय किसी दिशा में कार्य करे ताकि
किस दिशा में कार्य करे ताकि एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। राज्य का जो कर्तव्य है, जो सबसे उचित कर्तव्य है वो यही है, क्या? वेलफेयर स्टेट की स्थापना। इसका उद्देश्य ही यही है। अब इसका जो मुख्य भाग है, मेन पार्ट है, वो देखेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ एवं अनुच्छेद 36 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व में वही अर्थ होगा जो भाग 3 में राज्य शब्द का है। इसका तात्पर्य है कि ये तत्व केंद्र एवं राज्य दोनों पर लागू होते हैं। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। नेचर ऑफ डीपीएसपी। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किंतु जो सेकंड है वो शासन के लिए मौलिक सिद्धांत। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह शासन में इन तत्वों को लागू करे। किन तत्वों को? नीति निर्देशक तत्वों को। जो टीपीएसपी है उसको राज्य के कर्तव्य में शामिल करे। अब इसके संबंध में एक केस आया, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजम 1951। इसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार यानी कि डीपीएसपी से श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ माने गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण देखेंगे किस प्रकार किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्वों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो ये है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। तो अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 39 जीवन यापन के साधन, समान वेतन, अनुच्छेद 41 कार्य का अधिकार, अनुच्छेद 43 जीवन स्तर सुधार। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में बताया गया कि मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी में संतुलन आवश्यक है। मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी में संतुलन आवश्यक है। जो बी पार्ट है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी प्रिंसिपल्स। इनका आधार महात्मा गांधी के विचार हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण, अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थ का निषेध। अब सी पार्ट की बात करेंगे। उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 48 पशु संरक्षण, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का पृथक्करण। चौथा पॉइंट देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में संबंध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान से देखिएगा। तो नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में संबंध। प्रारंभ में दोनों में टकराव माना गया, किंतु बाद में न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण व्याख्या अपनाई। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है उनमें कहा गया कि संतुलन ही संविधान का मूल भावना है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्व का महत्व निम्नलिखित है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक समानता, शासन को नैतिक दिशा प्रदान करना, कानून निर्माण में मार्गदर्शक, संविधान के उद्देश्य की पूर्ति करता है। आलोचना कर लेते हैं थोड़ा इसका, बहुत इंपॉर्टेंस की बात कर ली है, अब आलोचना करते हैं। तो सामाजिक न्याय का आधार क्या है? सामाजिक न्याय का आधार है, नीति निर्माण में सहायक होता है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, कार्यान्वयन में कठिनाई होती है। फिर भी भारतीय परिस्थितियों में इनकी उपयोगिता निर्विवाद है। कंक्लूजन की बात करेंगे तो अतः यह स्पष्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है। यद्यपि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी इनका उद्देश्य राज्य को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं कल्याणकारी समाज की दिशा में अग्रसर करना है। मौलिक अधिकार के साथ
सामंजस्य स्थापित कर ये संविधान के आदर्शों को साकार करते हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 9 कवर करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 32 की प्रकृति एवं क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जो बताता है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता का वास्तविक मूल्य तभी है जब उनके उल्लंघन की स्थिति में प्रभावी न्यायिक उपचार उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 की संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। अब डिटेल में देखेंगे इसको। जो हेडिंग्स है 1, इसमें अनुच्छेद 32 का अर्थ एवं स्वरूप, नेचर ऑफ आर्टिकल 32। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकें। आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में बताया गया कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम साधन है। जो सेकंड है पॉइंट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। व्हाट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आर्टिकल 32? तो अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस, अवैध बंदीकरण के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जारी की जाती है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव 1978 में बताया गया। और ये रिट जो है परमादेश, सेकंड जो रिट है परमादेश, किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश देने हेतु। वाद में बताया गया प्राग टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस सीबी इमैनुअल 1969, इसमें यह बताया गया कि किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश दिया जा सकता है। निषेधादेश में अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु, इसमें मतलब कि ये भी रिट जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु। टीसी बासप्पा वर्सेस टी नागप्पा 1954 में बताया गया। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की जांच हेतु। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सीडी गोविंदा राव 1965, ये केस नोट करते रहिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब है अनुच्छेद 32 का क्षेत्र, स्कोप ऑफ आर्टिकल 32। अब इसका क्षेत्र देखेंगे कि सीमाएं कहाँ तक हैं। केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है। राज्य के विरुद्ध प्रयोजन, अनुच्छेद 12। सार्वजनिक हित याचिका PIL भी स्वीकार्य है, इसी के माध्यम से PIL भी दायर किया जा सकता है। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सर्वप्रथम PIL मतलब कि जो PIL है वो किसी भी व्यक्ति जो सामाजिक कार्य है उसके लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा PIL दायर किया जा सकता है। इसमें जो एक लोकस स्टैंडी नाम सुना होगा, लोकस स्टैंडी, तो लोकस स्टैंडी जो है इसके प्रभाव को समाप्त किया गया। उसके अंतर्गत यही होता था कि जिस मतलब व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है वही PIL दायर कर सकता है। लेकिन जो गरीब तबके के व्यक्ति होते थे, नागरिक होते थे, वो महंगी न्याय प्रक्रिया होने के कारण अपना PIL फाइल नहीं कर पाते थे। तो इस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह अधिकार दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा PIL दायर किया जा सकता है।
बस मैटर जो है वो सोशल होना चाहिए, सामाजिक मैटर होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट है अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में अंतर। तो इसको हम समझेंगे, चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। आधार देखेंगे और अंतर देखेंगे। तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय में और इसमें है उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है कोई व्यक्ति या नागरिक। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में जा सकता है। अधिकार के आधार पर केवल मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में केवल मौलिक अधिकारों के लिए जाया जा सकता है, और अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकार प्लस अन्य अधिकार के हनन पर जाया जा सकता है। इसका स्वरूप मौलिक अधिकार होगा और इसमें विवेकाधीन शक्ति। अब आपातकाल के समय देखेंगे, आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 क्या होता है, इसकी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। तो अनुच्छेद 362 के अंतर्गत आपातकाल में कुछ अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लग सकती है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 अप्रभावित रहते हैं। एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला 1976 में बाद में अप्रासंगिक घोषित होता है। अब 6 पॉइंट देखेंगे, अनुच्छेद 32 का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 का महत्व निम्नलिखित है। मौलिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित, न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा, नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण, विधि के शासन की स्थापना। अब इसकी भी थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। तो लोकतंत्र का रक्षक है, इसकी आलोचना में पहला पॉइंट है कि यह लोकतंत्र का रक्षक है। नागरिकों का विश्वास है। सीमित क्षेत्र केवल मौलिक अधिकार, न्यायालय पर बोझ। फिर भी इसकी उपयोगिता जो है वो असंदिग्ध है, इस पे बहुत उम्मीद रहती है लोगों को। निष्कर्ष में देखेंगे, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आधारशिला है। यह मौलिक अधिकारों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से प्रभावित बनाता है। वास्तव में अनुच्छेद 32 के बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन रह जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है और अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 10 की। आपातकाल की अवधारणा की विवेचना कीजिए तथा संविधान के उन प्रावधानों का परीक्षण कीजिए जिनके द्वारा भारत की संप्रभुता सॉवरेंटी बनाए रखी जाती है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता सर्वोपरि होती है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण एवं लोकतांत्रिक देश में असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या गंभीर संवैधानिक संकट से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने आपातकालीन प्रावधानों, इमरजेंसी प्रोविजन की व्यवस्था की है। यह प्रावधान संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है, जिनका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा एवं शासन की निरंतरता बनाए रखना है। इसका जो मुख्य भाग है डिटेल में अब देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। तो इसका जो पॉइंट 1 है वो आपातकाल की अवधारणा को बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल वह साधारण स्थिति है जिसमें सामान्य संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में संविधान अस्थायी रूप से केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करता है ताकि देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा की जा सके। आपातकाल का उद्देश्य संविधान को नष्ट करना नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करना है। आपातकालीन प्रावधानों का संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान में आपातकाल में से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में निहित हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, 360 में वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। तो इसके जो आधार हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है।
युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर। इसका प्रभाव क्या होता है? संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, संसद को राज्य विषयों पर कानून बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है या शक्ति प्राप्त हो जाती है। मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया कि आपातकाल का दुरुपयोग असंवैधानिक है। क्या बताया गया? कि आपातकाल का दुरुपयोग असंवैधानिक है, कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्टिकल 356। जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका प्रभाव राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है, राज्यपाल के माध्यम से शासन किया जाता है, विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है। एस.आर. बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में बताया गया अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायालय निर्णय करेगी। तो अब पांचवा पॉइंट है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसका प्रभाव क्या होगा? राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर नियंत्रण होगा, वेतन एवं भत्तों में कटौती होगी, केंद्र का वित्तीय प्रभुत्व केंद्र पर वित्तीय प्रभुत्व हो जाएगा। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू ही नहीं हुआ है। मौलिक अधिकार पर प्रभाव, इसका जो है मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो हम देखेंगे अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। 359 में अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लग जाता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 अप्रभावित रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन में बताया गया। सातवां पॉइंट है भारत की संप्रभुता की रक्षा में आपातकाल की भूमिका। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हैं, आंतरिक एवं बाह्य खतरों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, केंद्र को निर्णायक शक्ति देते हैं, शासन की निरंतरता बनाए रखते हैं। इसकी भी आलोचना कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, दुरुपयोग की संभावना होती है, संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए न्यायिक नियंत्रण एवं संसदीय स्वीकृति अनिवार्य की गई है। कंक्लूजन पार्ट देखेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान देश की समृद्धता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक हैं। यद्यपि इन प्रावधानों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, फिर भी राष्ट्रहित में इनकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम स्किप करते हैं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए, और हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी जल्द से अपलोड करने वाले हैं, जिससे आपका जो संविधान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसे पढ़कर आप कुछ अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू।